भारतीय सैनिक मालदीव में नहीं रह सकते, ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि मालदीव की सरकार ने ऐसा कहा है। दरअसल मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने जब से मालदीव की कमान संभाली है, तब से इनको मालदीव में भारतीय सैनिकों की प्रेजेंस आंखों में चुभ रही थी और पिछले 2 महीने से यह भारतीय सैनिकों को वापस भेजने की मांग कर रहे थे। मालदीव में पिछले साल हमने इंडिया आउट स्लोगन और पोस्टरबाजी भी देखी, लेकिन इस कहानी में नया मोड़ तब आया जब हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू चीन के दौरे पर चले गए। चीन से आने के ठीक बाद मोहम्मद मोइजू ने भारत से अपने सैन्य कर्मियों को 15 मार्च तक वापस बुलाने के लिए कह दिया है। फिलहाल मालदीव और भारत ने सैनिकों की वापसी पर बातचीत के लिए एक उच्च स्तरीय कोर ग्रुप का गठन किया है। तो चलिए समझते हैं कि मोइजू भारतीय सैनिकों को मालदीव छोड़ने पर क्यों जोर दे रहे हैं और आखिर भारतीय सैनिक मालदीव पर क्यों तैनात हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कुल कितने सैनिक तैनात हैं मालदीव की जमीन पर। मालदीव की चिंता देखकर तो लगता है कि भारत के कम से कम 1000-10,000 सैनिक मालदीव में होंगे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मालदीव में भारतीय सैनिकों की कोई बड़ी टुकड़ी मौजूद नहीं है। नवीनतम सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मालदीव में कुल 88 भारतीय सैन्यकर्मी मौजूद हैं। भारतीय सैनिकों को मालदीव के सैनिकों को युद्ध और बचाव सहायता कार्यों में प्रशिक्षण देने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए मालदीव भेजा गया है। मालदीव और भारत के विश्लेषकों का कहना है कि इंडिया आउट अभियान ने मालदीव में इन सैनिकों की भूमिका को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है और उनकी उपस्थिति को देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में बताया गया है। आप ये भी समझिए कि ऐसा नहीं है कि ये भारतीय सैनिक हाल ही में भेजे गए थे। भारत और मालदीव के बीच रक्षा के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग का एक लंबा इतिहास रहा है। आपको बता दें कि 1988 में मालदीव के राष्ट्रपति थे मौमून अब्दुल गयूम। इनकी सरकार की तख्ता पलट की कोशिश हुई थी, इन्होंने भारत से मदद मांगी थी। फिर तख्ता पलट की कोशिश को विफल करने के लिए भारत के सैनिकों ने एक सैन्य अभियान चलाया था। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन कैक्टस। इस ऑपरेशन में भारतीय सैनिकों ने राष्ट्रपति को सुरक्षित किया और तुरंत विद्रोहियों को पकड़ लिया था। इस ऑपरेशन की मालदीव में काफी तारीफ हुई थी। 2013 में अब्दुल्ला यामीन अब्दुल गयूम राष्ट्रपति बने थे। इनकी पार्टी चीन की राष्ट्र समर्थक थी। तभी से भारत और मालदीव के रिश्तों में खटास आ गई थी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जीएम फसलों की जैव सुरक्षा पर सवाल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों की जैव सुरक्षा पर अदालत द्वारा नियुक्त तकनीकी विशेषज्ञ समिति यानी टीईसी की रिपोर्ट पर जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति जीईएसी द्वारा ध्यान क्यों नहीं दिया गया। खबर समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति क्या है। देखिए, जीईएसी एक सरकारी एजेंसी है। यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत काम करती है। यह एजेंसी पर्यावरण के लिए आमतौर पर खतरनाक माने जाने वाले जीएम जीवों और उत्पादों को मंजूरी देती है। मतलब अगर वैज्ञानिक कोई जीएम फसल बनाते हैं तो यह समिति इस फसल के फायदे और नुकसान का आकलन करेगी और फिर इस पर अपनी सिफारिश देगी। दरअसल यह मामला ट्रांसजेनिक सरसों हाइब्रिड DMH11 का है। कुछ समय पहले सरकारी एजेंसी जीईएसी ने ट्रांसजेनिक सरसों हाइब्रिड DMH11 की पर्यावरणीय रिलीज को मंजूरी दी थी। इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट गैर सरकारी संगठन की अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। केस में न्यायमूर्ति BV नागरत्ना और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी से पूछा कि क्या जीईएसी ने ट्रांसजेनिक सरसों हाइब्रिड DMH11 की पर्यावरणीय रिलीज को मंजूरी देने के अक्टूबर 2022 के फैसले से पहले टीईसी की रिपोर्ट पर विचार किया था। याचिकाकर्ताओं की मांग है कि जीएम उत्पादों को मंजूरी एक व्यापक, पारदर्शी और कठोर जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत दी जानी चाहिए। चलिए अब समझते हैं कि चर्चा में रही सरसों की संकर प्रजाति DMH11 क्या है। देखिए, ट्रांसजेनिक सरसों हाइब्रिड DMH11 को दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स द्वारा विकसित किया गया है। DMH11 में बैसिलस एमाइलोलिक्फेशियंस नामक मिट्टी के जीवाणु से अलग किए गए 2 विदेशी जीन शामिल हैं। DMH11 अपनी अधिक उपज देने के लिए जाना जाता है। ऐसा दावा किया गया है कि क्षेत्रीय परीक्षणों में DMH11 ने अन्य सरसों की प्रजाति की तुलना में औसतन 28% अधिक उपज पैदा की है। हमने आपको पहले ही भी बताया कि 2022 में जीईएसी ने DMH11 को किसानों की व्यावसायिक खेती के लिए हरी झंडी दे दी थी। इसका मतलब है कि अब DMH11 के बीज सामग्री का उत्पादन शुरू किया जा सकता है। लेकिन विभिन्न पर्यावरण हितैषी समूहों द्वारा सामान्य तौर पर जीएम फसलों का विरोध किया जाता है।
ऐसी फसलों को पर्यावरण के लिहाज से अच्छा नहीं माना जाता और मानव स्वास्थ्य के लिहाज से खतरनाक माना जाता है। जीएम सरसों के मामले में भी दो चिंताएं व्यक्त की गई। पहली चिंता ये कि इसमें एक ऐसा जीन है जो जीएम सरसों के पौधों को ग्लूफोसिनेट अमोनियम के प्रति सहनशील बनाता है। यह खरपतवार को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन है। दूसरी चिंता यह है कि जीएम सरसों से मधुमक्खियों की आबादी को खतरा हो सकता है। हालांकि जीईएसी के द्वारा कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर उपलब्ध वैज्ञानिक साक्ष्यों की जांच के आधार पर ऐसा संभव नहीं लगता कि जीएम सरसों मधुमक्खियों और अन्य परागणकों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। तो सवाल अब ये उठता है कि जीईएसी ने इस फसल को मंजूरी क्यों दी? देखिए, मंजूरी देने का एक कारण भारत का बढ़ता खाद्य तेल आयात बिल हो सकता है। देश सालाना केवल 8.5 से 9 मिलियन टन खाद्य तेल का उत्पादन करता है, जबकि 14 से 14.5 मिलियन टन का आयात करता है। इस आयात के लिए पिछले फाइनेंशियल ईयर में $18.99 बिलियन का भुगतान किया गया था। भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश में खाद्य तेल की जबरदस्त मांग है और इस मांग को पूरा करने के लिए देश में उगाई गई सरसों पर्याप्त नहीं है। अब दो रास्ते हैं, या तो जीएम सरसों का उपयोग किया जाए ताकि उत्पादन बढ़ जाए, या फिर तेल को विदेशों से आयात करते रहें और अरबों डॉलर का खर्च करते रहें। लेकिन जीएम फसलों के जैव खतरों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कमेंट करके बताइए इस मामले पर आपकी राय क्या है। देश तभी विकसित हो सकता है जब विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी तक पहुंचे। हर किसी को, यहां तक कि सबसे दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को भी योजनाओं का लाभ मिलेगा तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये शब्द मेरे नहीं हैं, ये शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैं। दरअसल मोदी जी ने एक खास योजना के 1 लाख लाभार्थियों को 540 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की है। ये योजना है पीएम जन मन। इस योजना के तहत ग्रामीण आवास के लिए 1 लाख लाभार्थियों को 540 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं का बजट पिछले 10 वर्षों में 5 गुना बढ़ गया है और आदिवासी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति 2.5 गुना बढ़ गई है। चलिए समझते हैं पीएम जनमन क्या है और इससे किनको लाभ मिलेगा। पिछले साल नवंबर में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारी भरकम 24,104 करोड़ रुपए की एक बहुत बड़ी आदिवासी कल्याण योजना को मंजूरी दी थी। इस आदिवासी कल्याण योजना का नाम है प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, यानी पीएम जनमन योजना। यह योजना बेहद खास है। क्यों है? क्योंकि यह योजना भारत की केंद्रीय योजनाओं में से सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है। इसकी एक बात और खास है, वो है एक्सपेंडिचर के मामले में आदिवासी समुदाय को टारगेट करने वाली यह सबसे बड़ी योजना है। इस योजना में टारगेट किया गया है विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों को, यानी पीवीटीजीज को। देखिए, बात शिक्षा की हो या स्वास्थ्य की या फिर सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक स्थिति की, जनजातीय समूह लगभग हर मामले में देश का सबसे पिछड़ा वर्ग माना जाता है और इस वर्ग में भी सबसे पिछड़ा वर्ग है पीवीटीजी। इस योजना का मकसद इन्हीं विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों को कई सुविधाएं प्रदान करना है। इन सुविधाओं में आवास, पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा तक पहुंच, स्वास्थ्य और पोषण, सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी और स्थायी आजीविका के अवसर शामिल हैं। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अनुसार यह योजना 4.9 लाख पक्के मकान उपलब्ध कराएगी, जिसमें हर घर की लागत 2.39 लाख रुपए होगी। इसके साथ ही इस योजना में 500 छात्रावास, 2500 आंगनबाड़ी केंद्र, 3000 गांवों में मोबाइल टावर लगाना और 8000 किलोमीटर की सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करना शामिल है। खर्चे की बात करें तो इस योजना में केंद्र सरकार का हिस्सा 15,336 करोड़ रुपए है और राज्य 8,768 करोड़ रुपए का योगदान देंगे। इस योजना को अंजाम देने के लिए सरकार के 9 मंत्रालय शामिल होंगे। आपको याद दिला दें कि प्रधानमंत्री ने 15 नवंबर 2023 को आदिवासियों के भगवान माने जाने वाले बिरसा मुंडा की जयंती पर इस योजना की घोषणा की थी। बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यह घोषणा बिरसा मुंडा के जन्म स्थान यानी झारखंड के खूंटी जिले में की गई थी। चलिए अब समझते हैं कि इस योजना में टारगेट किए गए विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी पीवीटीजी क्या होते हैं। देखिए, पीवीटीजी का फुल फॉर्म होता है पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। पीवीटीजी भारत में फैली जनजातियों के ऐसे समूह हैं जो अन्य जनजातियों से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में अपेक्षाकृत पिछड़े हैं और अत्यधिक संवेदनशील हैं। सरकार ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल 75 आदिवासी समुदायों को पीवीटीजी के रूप में वर्गीकृत किया है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि भारत में कुल अनुसूचित जनजाति की आबादी 10.45 करोड़ है और कुल पीवीटीजी की जनसंख्या लगभग 40 लाख के आसपास है।
यानी पीवीटीजी को आप अनुसूचित जनजातियों में भी अल्पसंख्यक या पिछड़ा कह सकते हैं। जनजातीय मामलों के मंत्रालय और 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार ओडिशा में पीवीटीजी की सबसे बड़ी आबादी रहती है। इसके बाद मध्य प्रदेश में पीवीटीजी की सबसे ज्यादा संख्या है, जबकि राजस्थान, मणिपुर और त्रिपुरा में एक एक पीवीटीजी ग्रुप है। वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 5 पीवीटीजी ग्रुप हैं। इनके नाम हैं ग्रेट अंडमानीज, जारवा, ओंग, सेंटिनलीज और शोम्पेन। राजस्थान में निवास करने वाले पीवीटीजी सहरिया की जनसंख्या सबसे अधिक है, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सेंटिनलीज और ग्रेट अंडमानीज की संख्या सबसे कम। ये क्रमशः 39 और 43 ही हैं। पीवीटीजी की विशेषताओं की बात करें तो ये आज भी अति प्राचीन नॉन मॉडर्न कृषि पद्धति का उपयोग करते हैं। यह सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा संकेतकों में काफी पिछड़े हैं। इनमें लिखित भाषा की अनुपस्थिति है। चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। मैं आपसे 6 पॉइंट्स शेयर कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहला, गुआम द्वीप में पाए जाने वाले ब्राउन ट्री सांप ने यहां के स्थानीय पक्षियों की 25 प्रजातियों को विलुप्त कर दिया। दूसरा, उत्तरी अमेरिका के यूरोपियन शोर क्रेब ने न्यू इंग्लैंड और कनाडा में वाणिज्यिक शेलफिश बेड को नष्ट कर दिया। तीसरा, मध्य अमेरिका की चिट्रिड फंगस ने उभयचरों की गंभीर वैश्विक गिरावट में योगदान दिया। चौथा, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका के लिटिल फायर एंट जंगल के तल पर रहने वाले और पत्ती चबाने वाले जीवों की विलुप्ति का कारण बने। पांचवा, विक्टोरिया झील में पाई जाने वाली नील पर्च ने कई स्थानिक मछली प्रजातियों को नष्ट कर दिया। और छठवां, ऑस्ट्रेलिया की बफेल घास ने सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थलों तक पहुंच को प्रतिबंधित किया है। आपने इन सारे पॉइंट्स को सुन लिया होगा और आप समझ रहे होंगे कि इन सारे पॉइंट्स में एक चीज बहुत कॉमन है और वो है आक्रामक प्रजातियां। दरअसल कुछ समय पहले इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडायवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज ने विदेशी आक्रामक प्रजातियां और लोगों व जैव विविधता पर उसके प्रभाव पर एक रिपोर्ट जारी की थी। रिपोर्ट के निष्कर्ष बहुत चिंताजनक हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि आने वाले समय में भी आक्रामक प्रजातियों की नए क्षेत्रों में दखल बढ़ती रहेगी और यह दखल प्रकृति पर इतना गहरा प्रभाव डालेगी कि उसे ठीक कर पाना संभव नहीं होगा। देखिए, एक बात समझिए, सभी जीव जंतुओं का, यहां तक कि मनुष्यों का भी अपना आवास बदलते रहना एक सामान्य सी घटना है। प्रजातियों के आवास बदलने में मनुष्यों का भी हाथ होता है, लेकिन आवास बदलते रहने की दर अगर बहुत तेज गति से बढ़ जाए तो इसको जैविक हमला कहते हैं और ये प्रजातियां आक्रामक प्रजातियां कहलाती हैं। ये प्रजातियां इतनी तेजी से फैलती हैं कि लगता है कि इन्होंने उस क्षेत्र में अटैक कर दिया है। आक्रामक प्रजातियां अपने मूल पारिस्थितिकी तंत्र से दूर बहुत तेजी से फैलती हैं, अधिक क्षेत्रों को अपनी रेंज में लेती हैं और नए क्षेत्र में बदलाव कर देसी प्रजातियों को बेदखल कर देती हैं। आप इन जैविक हमलों को हल्के में मत लीजिएगा। वैज्ञानिकों ने बताया है कि प्रकृति को नष्ट करने वाले कुल 5 प्रमुख खतरे हैं। उनमें भूमि और समुद्र के उपयोग में परिवर्तन, जीवों का प्रत्यक्ष शोषण, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण, और 5वां खतरा है जैविक हमला। धरती पर कोई ऐसी जगह नहीं बची है जो जैविक आक्रमण से अछूती हो। यह हजारों प्रजातियों को विलुप्ति की ओर ले जा रही है। रिपोर्ट में बताया गया है कि मानव गतिविधियों ने करीब 37,000 आक्रामक प्रजातियों को पूरी दुनिया में फैला दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इन प्रजातियों में 3,500 को आक्रामक विदेशी प्रजाति के तौर पर सूचीबद्ध किया गया है। आक्रामक विदेशी प्रजातियां जैव विविधता के लिए एक बड़ा खतरा होती हैं। इसको आप डेटा से समझ लीजिए। कम से कम 218 आक्रामक विदेशी प्रजातियां 1200 से अधिक स्थानीय प्रजातियों की विलुप्तियों के लिए जिम्मेदार हैं। दर्ज की गई कुल वैश्विक विलुप्तियों में से 60% में आक्रामक विदेशी प्रजातियों ने अकेले या परिवर्तन के अन्य चालकों के साथ योगदान दिया है। आक्रामक प्रजातियों का आर्थिक प्रभाव भी पड़ता है। आक्रामक प्रजातियां न केवल स्थानीय इकोसिस्टम को बदल देती हैं, बल्कि जल, जीव विज्ञान और मिट्टी की सुरक्षा को भी प्रभावित करती हैं। इससे स्थानीय आजीविका कठिन हो जाती है, खासकर उन लोगों के लिए जो जीवन यापन के लिए इसी इकोसिस्टम पर निर्भर हैं। 2019 में जैविक आक्रमण की अनुमानित वैश्विक आर्थिक लागत करीब $423 बिलियन दर्ज की गई थी। 85% मामलों में आक्रामक विदेशी प्रजातियां जीवन की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है? काबो वर्डे, अल्जीरिया, मॉरिशस या फिर सेशल्स? अगला प्रश्न है, हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले हिमालयन वुल्फ से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में इसको IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में वर्गीकृत किया गया। यह नेपाल, भारत और तिब्बती पठार की हिमालय श्रृंखला में पाया जाता है। सही विकल्प का चयन करना है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही या फिर दोनों कथन गलत हैं।
पहला सवाल था, आकाश मिसाइल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मिसाइल रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO द्वारा विकसित की गई है। यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। उपरोक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प को चुनना था। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही हैं, दोनों कथन गलत हैं। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी यानी दोनों कथन सही हैं। फिर अगला सवाल मैंने पूछा था, चर्चा में रहे जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस नीति से संबंधित गलत विकल्प को चुनना है। जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस की स्थापना अमेरिका के 1974 के व्यापार अधिनियम द्वारा 1 जनवरी 1976 को हुई थी। GSP एक अमेरिकी व्यापार कार्यक्रम है। इसके तहत अमेरिका में विकासशील देशों के उत्पादों को ड्यूटी फ्री कर दिया जाता है। भारत वर्तमान में जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस नीति का हिस्सा है। सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, क्योंकि भारत वर्तमान में जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस नीति का हिस्सा नहीं है। इमेजिन कीजिए कि अचानक से कुछ ऐसा हो गया कि दुनिया में पानी की जबरदस्त कमी हो गई और सिर्फ आपके गांव या शहर में या आपके आसपास ही पानी अवेलेबल है। आपने मोदी जी की बात को सीरियसली लेते हुए आपदा को अवसर समझ लिया। आपने इस पानी की किल्लत का फायदा उठाकर पानी का बिजनेस शुरू कर दिया। आप यहीं नहीं रुके, आपने 20 रुपए की बोतल को 2000 रुपए में बेचना शुरू कर दिया। लोग मजबूरी में पानी खरीदेंगे भी। अब यहाँ इस बिजनेस सिचुएशन पर ध्यान दीजिए। क्या आप जो पानी बेच रहे हैं उसमें अमृत मिला है? नहीं। क्या उसमें कुछ विशेष मिनरल या मल्टीविटामिन पदार्थ डाले गए हैं? नहीं। क्या आपने पानी की बोतल को चांदी या सोने से बनाया? नहीं। क्या आपने एक पैर पर खड़े होकर या कोई अतिरिक्त लेबर करके पानी बेचा? नहीं। आपने तो जो भी लोकली अवेलेबल पानी था और जो भी सामान्य सी बोतल थी उसी को सामान्य तरीके से बेच दिया। तो फिर पानी की कीमतें क्यों बढ़ी? यहाँ प्रोडक्ट की कीमत बढ़ने की वजह क्वालिटी नहीं है, बल्कि प्रोडक्ट की किल्लत है, जो कि किसी अप्रत्याशित कारणों से हुई है। यानी दुनिया में कुछ अप्रत्याशित घटना हुई और कुछ चीजों का दाम अप्रत्याशित रूप से बढ़ गया। अब आपने जब अप्रत्याशित रूप से मुनाफा कमा लिया है तो जाहिर सी बात है कि सरकार इस मुनाफे पर टैक्स भी लगाएगी। यहां ध्यान से समझिए, ऐसे किसी भी विशेष कंपनी या उद्योग द्वारा अप्रत्याशित रूप से कमाए गए मुनाफे पर सरकार जो भी टैक्स लगाती है उसे अप्रत्याशित कर कहते हैं। ये ऐसे मुनाफे होते हैं जिसे कोई कंपनी बिना किसी निवेश, रणनीति या व्यवसाय के विस्तार के बिना कमाती है। मतलब कंपनी ने किसी भी प्रकार का अतिरिक्त प्रयास किए बिना या खर्च किए बिना एक अप्रत्याशित लाभ कमाया और उसी मुनाफे पर सरकार ने टैक्स लगाया। अंग्रेजी में इसी टैक्स को कहते हैं विंडफॉल टैक्स। अर्थव्यवस्था में एक ऐसा सेक्टर है जहां इस तरह के टैक्स की चर्चा हमेशा होती है और वो है तेल बाजार। यहाँ कीमतों में उतार चढ़ाव से उद्योग को अस्थिर या अनिश्चित लाभ होता है। इसको उदाहरण से समझते हैं। जब रूस यूक्रेन संघर्ष हुआ था तो दुनिया भर में तेल की कमी हो गई थी और तेल की कीमतें आसमान तक पहुंच गई थी। तो यूनाइटेड किंगडम, इटली और जर्मनी सहित कई देशों ने ऊर्जा कंपनियों द्वारा अप्रत्याशित रूप से कमाए गए मुनाफे पर विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स लगा दिया था। विंडफॉल टैक्स की दर अन्य टैक्स दरों से सामान्यतः हाई रहती है। हाल ही में विंडफॉल टैक्स से रिलेटेड एक खबर आई है। दरअसल सरकार ने 16 जनवरी से घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित कर को 2300 रुपए प्रति टन से घटाकर 1700 रुपए प्रति टन कर दिया है। यह कर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क SAED के रूप में लगाया जाता है। आपको बता दें कि डीजल, पेट्रोल और जेट ईंधन या ATF के निर्यात पर SAED को 0 पर बरकरार रखा गया है। अप्रत्याशित कर या विंडफॉल टैक्स की नई दरें 16 जनवरी से प्रभावी होंगी। भारत ने पहली बार 1 जुलाई 2022 को अप्रत्याशित लाभ पर कर लगाया था। जब विंडफॉल टैक्स लगाया गया तो उचित और अनुचित का विवाद भी शुरू हो गया। वित्त मंत्रालय ने घरेलू कच्चे तेल उत्पादों पर विंडफॉल टैक्स लगाए जाने को उचित ठहराया था और कहा था कि यह अचानक लिया गया कोई कदम नहीं है, बल्कि उद्योग के साथ पूर्ण परामर्श के बाद उठाया गया कदम है। यहां तक कि यूनाइटेड नेशंस के प्रमुख ने भी सभी सरकारों से इन अत्यधिक मुनाफे पर टैक्स लगाने का आग्रह किया था। विंडफॉल टैक्स को IMF जैसे संगठनों से भी समर्थन मिला था। ऐसे टैक्सेस से सरकारों को सामाजिक कल्याण योजनाओं की फंडिंग के लिए राजस्व मिलता है और समाज के सबसे कमजोर लोगों का समर्थन करने के लिए धन प्राप्त होता है। गांधी जी बहुत दूरदर्शी थे। गांधी जी ने बहुत पहले कहा था कि प्रकृति के पास इंसानों की जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं, लेकिन प्रकृति किसी के लालच को पूरा नहीं कर सकती। प्रकृति ने हमें वो सब कुछ दिया जिसके कारण आज हम अपने आप को एक सभ्य प्रजाति कह पाते हैं। आप जिस कमरे में पढ़ाई कर रहे हैं या आप अपने घर में हैं या आप कहीं भी हैं, एक बार चारों तरफ नजर घुमाकर देखिए।
किताबें, पेन, कागज, लाइट, बल्ब, टेबल, कुर्सी, टीवी, स्मार्टफोन, लैपटॉप आदि जिनका हम दैनिक आधार पर उपयोग करते हैं, सब के सब प्रकृति से ही लिए गए हैं। इनमें से कुछ डिवाइस दुर्लभ धातुओं से बने होते हैं और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में इनका खनन किया जाता है। लेकिन इंसानों की संसाधनों की भूख खत्म नहीं हो पा रही। अभी तक दुनिया में जमीन पर खनन होता था, अब पहली बार समुद्र तल के अंदर से संसाधनों का खनन होगा। हाल ही में नॉर्वे ने समुद्र तल के अंदर खनन को मंजूरी दे दी है। यह खनन होगा नॉर्वे के तट से दूर फैले लगभग 2,80,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में समुद्र तल के नीचे। यह दुनिया का पहला समुद्री तल वाणिज्यिक खनन होगा। कार्यकर्ताओं के विरोध और वैज्ञानिकों की चिंता के बावजूद परियोजना को नॉर्वेजियन संसद द्वारा हरी झंडी दे दी गई है। चलिए समझते हैं कि नॉर्वे गहरे समुद्र में खनन क्यों करना चाहता है और इससे समुद्र के इकोसिस्टम को क्या नुकसान हो सकता है। देखिए, डीप सी माइनिंग समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक की गहराई पर अयस्क निकालने की एक प्रक्रिया है। इतनी गहराई पर कोबाल्ट, मैग्नीज, जस्ता और अन्य दुर्लभ धातुओं जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के प्राप्त करने की संभावना होती है। ऐसे महत्वपूर्ण खनिज भविष्य की नई स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने के लिए या पैदा करने के लिए आवश्यक हैं। एक अनुमान के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी, सौर पैनल और पवन टरबाइन के लिए उपयोग की जाने वाली कई धातुओं की जरूरत साल 2040 में आज की तुलना में दोगुनी होगी। इस तरह भारत सहित दुनिया के कई देशों की नजर अब गहरे समुद्र में खनन पर है। लेकिन पर्यावरण न्याय फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छ ऊर्जा के लिए गहरे समुद्र में खनन की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन कुछ देशों को ऐसी रिपोर्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बता दें कि कुल 14 देशों को अंतर्राष्ट्रीय सी बेड अथॉरिटी द्वारा यानी ISA द्वारा पहले ही 31 अन्वेषण लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं। यह सब तो ठीक है, लेकिन गहरे समुद्र में खनन कार्य समुद्री इकोसिस्टम के लिए गंभीर चुनौती पैदा कर सकते हैं। आपको पता ही है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी वाला क्षेत्र महासागर होते हैं। गहरे समुद्र में वाणिज्यिक खनन से समुद्र की असंख्य प्रजातियों को कीमतें चुकानी पड़ सकती हैं। इसके साथ ही खनन प्रक्रिया में शामिल बड़ी मशीनें शोर, वायु प्रदूषण और कंपन का कारण बन सकती हैं। जहाजों और उपकरणों से तेल और ग्रीस जैसे तरल पदार्थ का रिसाव भी हो सकता है। ये सब मिलकर समुद्री इकोसिस्टम को, पर्यावरण को और ज्यादा प्रदूषित करेंगे। कुछ देश आगे आए हैं और ऐसी परियोजना का विरोध भी किया है उन्होंने, जैसे फ्रांस, जर्मनी और कई प्रशांत द्वीप राष्ट्र समेत कई देशों ने गहरे समुद्र में खनन पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है, आह्वान किया है। इनका कहना है कि पहले आधिकारिक तौर पर पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय लागू करो, उसके बाद डीप सी माइनिंग करो। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं सालाना बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू हो गई है। ये सम्मेलन दुनिया में दावोस समिट के नाम से अपनी पहचान रखता है। इस साल की थीम रीबिल्डिंग ट्रस्ट, emphasizing the focus on exploring the opportunities enabled by the new technologies and their implications on decision making and global partnership रखी गई है। सम्मेलन में वैश्विक स्तर पर बढ़ता तनाव, जलवायु परिवर्तन और डीप फेक पर चर्चा की जाएगी। इस मौके पर एनुअल क्रिस्टल अवार्ड्स भी प्रदान किए जाएंगे। ये अवार्ड्स डाइबेडो फ्रांसिस करे, एक्टर मिशेल यो और गिटारिस्ट नाइल रॉजर्स को प्रदान किए गए। गौरतलब है कि विश्व आर्थिक मंच पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका गठन 1971 में एक नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन के तौर पर हुआ था। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। क्लॉस श्वाब इसके फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन हैं। इसे गाइड करने के लिए एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का गठन किया गया है। इस बोर्ड में उद्योग, राजनीति, अकादमिक क्षेत्र और सिविल सोसाइटी से लोग शामिल होते हैं। इसके बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में भारतीय उद्योगपति और रिलायंस कंपनी के चेयरपर्सन मुकेश धीरूभाई अंबानी भी शामिल हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा दिए गए एक बयान के बाद यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता फिर से सुर्खियों में है। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड जल्द ही समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या उत्तराखंड ऐसा कर सकता है और उत्तराखंड ही क्यों ऐसा करेगा। सवाल पर आने से पहले हम जान लेते हैं कि यूसीसी है क्या और संविधान क्या कहता है यूसीसी पर। यूसीसी का फुल फॉर्म है समान नागरिक संहिता। यहाँ संहिता का तात्पर्य है कानून से, अर्थात ऐसा कानून जो नागरिकों पर समान रूप से लागू हो, फिर चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। तो अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि इसकी जरूरत क्यों है। दरअसल भारत में धार्मिक आधार पर अलग अलग कानून हैं जो विवाह, तलाक और विरासत से संबंधित हैं और यह कानून न सिर्फ सामाजिक ढांचे को असंतुलित करते हैं
बल्कि अलग अलग कानूनों के कारण न्यायिक प्रणाली पर भी असर डालते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि यह इतना जटिल और संवेदनशील मुद्दा था तो इसे संविधान निर्माताओं द्वारा क्यों नहीं सुलझा लिया गया। दरअसल जिस समय देश आजाद हुआ था उस समय परिस्थितियां अनुकूल नहीं थीं और संविधान निर्माताओं का मानना भी यही था। इसलिए इसे मौलिक अधिकार में जगह न देते हुए राज्य के नीति निदेशक तत्व के अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान किया गया और भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता के लिए प्रयास करने की बात कही गई। अब हम उस सवाल पर आते हैं कि क्या उत्तराखंड ऐसा कर सकता है। तो आपको बता दें कि शादी, तलाक और विरासत के मामले संविधान की समवर्ती सूची के विषय हैं, जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों के पास भी होता है और उत्तराखंड सरकार भी इस पर कानून बना सकती है। दूसरा सवाल था उत्तराखंड ही क्यों। तो उत्तराखंड इस दिशा में लंबे समय से काम कर रहा है और मुख्यमंत्री के रूप में दोबारा चुने जाने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक समिति के गठन को मंजूरी दी थी। इस समिति का गठन यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए ही किया गया था और उत्तराखंड से इसके लागू करने की संभावना इसलिए भी प्रबल हो जाती है क्योंकि कुछ समय पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता पर बनी समिति को मंजूरी दी थी। यहां यह भी बता दें कि गोवा में पहले से ही यूसीसी लागू है। पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व आर्थिक मंच यूएन की एक विशेषीकृत संस्था है। इसमें भारत से नारायण मूर्ति, अजीम प्रेमजी, आनंद महिंद्रा और रतन टाटा जैसे दिग्गज उद्योगपति शामिल हैं। उपर्युक्त में से गलत कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। अगला प्रश्न है, देश का पहला डार्क स्काई पार्क कहां बनाया गया है? गुजरात, केरल, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश? पहला सवाल था, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है? काबो वर्डे, अल्जीरिया, मॉरिशस या फिर सेशल्स? सही उत्तर है ऑप्शन ए, काबो वर्डे। अगला प्रश्न है, हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले हिमालयन वुल्फ के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में इसको आईयूसीएन की रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में वर्गीकृत किया गया। यह नेपाल, भारत और तिब्बती पठार की हिमालय श्रृंखला में पाया जाता है। सही विकल्प का चयन करना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही हैं या फिर दोनों कथन गलत हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सही हैं। 16 जनवरी को देश भर में नेशनल स्टार्टअप डे मनाया गया। दरअसल भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम 16 जनवरी 2016 को ही लॉन्च किया था। यह भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत फ्लैगशिप स्कीम है। इस प्रोग्राम का मकसद है देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना और देश के स्टार्टअप्स को वैश्विक स्तर के स्टार्टअप से जोड़ना। इसके लिए G2G पार्टनरशिप्स को खूब बढ़ावा दिया गया। G2G से मतलब क्या है? G2G से मतलब है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पार्टनरशिप। इस क्षेत्र में सरकार ने इजराइल, पुर्तगाल, स्वीडन और सिंगापुर जैसे देशों से समझौते किए हैं। इस मौके पर भारत सरकार ने नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स 2023 भी प्रदान किए। इन अवार्ड्स के जरिए सरकार उन आउटस्टैंडिंग स्टार्टअप्स को रिकॉग्नाइज करती है जो एक्सेप्शनल कैपेबिलिटीज शो करते हैं। इसके अलावा स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत कैटेगरी ए में बेस्ट परफॉर्मर स्टेट्स का दर्जा गुजरात, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों को दिया गया है। कैटेगरी ए में 1 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या वाले राज्य शामिल हैं। इस कैटेगरी में टॉप परफॉर्मर स्टेट्स में महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान और तेलंगाना को शामिल किया गया है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को लीडर्स की कैटेगरी में रखा गया है। वहीं बिहार और हरियाणा को एस्पायरिंग लीडर का दर्जा मिला है। कैटेगरी बी में 1 करोड़ से कम जनसंख्या वाले राज्य शामिल हैं। इसमें हिमाचल प्रदेश को बेस्ट परफॉर्मर का दर्जा मिला है। वहीं टॉप परफॉर्मर में अरुणाचल प्रदेश और मेघालय शामिल हैं। लीडर कैटेगरी में गोवा, मणिपुर और त्रिपुरा को रखा गया है। एस्पायरिंग लीडर में अंडमान और निकोबार सहित नागालैंड को जगह मिली है। आपको बता दें, स्टार्टअप से मतलब ऐसी कंपनी से है जो अपने बिजनेस के प्रारंभिक दौर में होती है। ये किसी एक या एक से अधिक एंटरप्रेन्योर के द्वारा किसी वस्तु या सेवा की मांग को देखते हुए शुरू किए जाते हैं। शुरुआत में ये उच्च लागत और कम रेवेन्यू से शुरू होते हैं। भारत में स्टार्टअप्स की कहानी एक खूबसूरत तस्वीर पेश करती है। कुछ आंकड़ों के जरिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। भारत में वर्तमान में 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स को मान्यता दी गई है। इनमें से 50% स्टार्टअप्स टियर 1 और टियर 2 शहरों में मौजूद हैं। दिसंबर 2023 तक के आंकड़ों के मुताबिक भारत में तकरीबन 110 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं। इन स्टार्टअप्स ने 12 लाख के करीब जॉब्स क्रिएट किए। 48% स्टार्टअप्स ऐसे हैं जहां पर कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर हैं। आपके स्क्रीन पर एक तिब्बतन ब्राउन बेयर की तस्वीर मौजूद है। जल्दी से देखिए। इस तस्वीर को सिक्किम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की मदद से रिकॉर्ड किया जा सका है।
तस्वीर को ट्विटर या एक्स पर आईएफएस ऑफिसर प्रवीण कासवान ने साझा किया। उनके मुताबिक ये भारत में दर्ज किया गया पहला तिब्बतन ब्राउन बियर है। इस रेयर एनिमल की तस्वीर के साथ ही भारत ने अपनी जैव विविधता में भी इजाफा कर लिया है। इसी के साथ अब भारत में 5 तरह के बियर यानी भालू दर्ज हो गए हैं। इनमें हिमालयन ब्लैक बियर, हिमालयन ब्राउन बियर, स्लॉथ बियर, सन बियर और तिब्बतन ब्राउन बियर शामिल हैं। तिब्बतन ब्राउन बियर को तिब्बतन ब्लू बियर और हॉर्स बियर के नाम से भी जाना जाता है। तिब्बती भाषा में इसे डोम ग्यामुक कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम अर्सस आर्कटोस प्रोइनोसस है। यह दुनिया में बियर की रेयरेस्ट सब स्पीशीज में से एक है। इन्हें जंगल में कभी कभार ही देखा जाता है। इनका आवास हाई एल्टीट्यूड अल्पाइन फॉरेस्ट में होता है। दिखने में हिमालयन ब्लैक बियर से ये अलग होते हैं। इनके कॉलर में येलोइश स्कार्फ जैसा मार्क पाया जाता है। आपने येती के बारे में सुना है? कहा जाता है कि येती का कैरेक्टर तिब्बतन ब्राउन बियर से इंस्पायर्ड है। येती हिमालय की लोक कथाओं की उपज है। ये पहाड़ी किस्सों का बहुत पुराना किरदार है। किस्से किंवदंतियों का किरदार येती एक विशालकाय झबरे बालों वाला जीव माना जाता है जो कुछ इंसानों और कुछ विशालकाय बंदरों से मिलता है। इसके बड़े बड़े पैर होने से लेकर बड़े और डरावने दांत होने तक की कल्पना की गई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि येती या फिर हिमालय में हिम मानव महज एक ख्याल है। तिब्बतन ब्राउन बियर साइट्स की अपेंडिक्स 1 में संरक्षित है। चीन की परंपरागत दवाओं में बियर बाइल के प्रयोग और हैबिटेट इंक्रोचमेंट के चलते इनकी संख्या में बहुत गिरावट देखने को मिली है। IUCN की रेड डेटा लिस्ट में इसे इंडेंजर्ड का दर्जा दिया गया है। प्राचीन भारत ने दुनिया को जीरो दिया था और आधुनिक भारत ने UPI। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास की माने तो दुनिया की अब तक की सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली है UPI। दुनिया में इसका परचम लहराने के मकसद से NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स और गूगल इंडिया डिजिटल सर्विसेज के बीच एक MOU हुआ है। इससे भारत के बाहर UPI से पेमेंट्स को बढ़ावा मिलेगा। इससे भारतीय पर्यटक विदेशों में कैश कैरी करने के बजाय गूगल पे से UPI के जरिए पेमेंट कर सकेंगे। UPI की क्रॉस बॉर्डर इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ने से बाहर से भारत आने वाले पर्यटक भी इसके जरिए पेमेंट कर सकेंगे। समझौते का मकसद अन्य देशों में UPI जैसे पेमेंट सिस्टम को डेवलप करना है। इस समझौते से रेमिटेंस का प्रोसेस भी इजी हो जाएगा। रेमिटेंस देश से बाहर रहने वाले नागरिकों द्वारा देश में भेजा जाने वाला धन होता है। पिछले साल NPCI ने 10 देशों में UPI से मोबाइल नंबर के जरिए ट्रांजैक्शन अलाउ किया था। इन देशों में सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, ओमान, कतर, USA, सऊदी अरब, UAE और UK शामिल हैं। गौरतलब है कि NPCI की इंटरनेशनल आर्म है जो देश के बाहर UPI को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। NPCI यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एक अम्ब्रेला संगठन है। इसका गठन भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के प्रावधानों के तहत किया गया। भारत में एक मजबूत भुगतान और निपटान अधोसंरचना बनाने के लिए यह RBI और भारतीय बैंक संघ की एक पहल है। ये कंपनी एक्ट 2013 की धारा 8 के प्रावधानों के तहत एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। आपको बता दें, UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस एक ऐसी प्रणाली है जो कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में अटैच करने की सुविधा देती है। इससे सीमलेस फंड राउटिंग और मर्चेंट भुगतान सरीखे एप्लीकेशन को करने में आसानी होती है। ये पीयर टू पीयर लेन देन को पूरा करता है, जिसे आवश्यकता और सुविधा के अनुसार शेड्यूल्ड और भुगतान किया जा सकता है। उधर केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने बिजली संशोधन नियम 2024 का मसौदा जारी किया। इसे बिजली अधिनियम 2003 के तहत जारी किया गया है। नए नियम के तहत बड़े कॉरपोरेट और ग्रीन एनर्जी सेक्टर्स में बिजली की आपूर्ति में होने वाली परेशानियों को दूर किया जाएगा। दरअसल नया नियम देश में बिजली उत्पादन के लिए लाइसेंस लेने की मौजूदा व्यवस्था में बदलाव करेगा। इसके तहत इंटर स्टेट ट्रांसमिशन यानी एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच के नेटवर्क पर 25 मेगावाट तक तथा इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन यानी एक ही राज्य के भीतर के नेटवर्क पर 10 मेगावाट तक बिजली उत्पादन करने वाली किसी भी कंपनी या व्यक्ति को लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होगी। इनके लिए अपनी बिजली को ग्रिड से कनेक्ट करने, उसका संचालन करने या उसकी बिक्री करने के लिए भी लाइसेंस नहीं लेना होगा। फिलहाल ये सुविधाएं उत्पादन कंपनियों और कैप्टिव जनरेटिंग प्लांट के लिए पहले से ही उपलब्ध हैं, जिनका दायरा अब बढ़ा दिया गया है।
यहाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि कैप्टिव जनरेटिंग प्लांट किसे कहते हैं, जिसमें किसी भी व्यक्ति, सहकारी संघ या कंपनी द्वारा अपने खुद के इस्तेमाल के लिए एक बिजली संयंत्र स्थापित किया जाता है। बहरहाल वापस नए नियम पर आते हैं। इस नियम के जरिए पहली बार देश के बिजली सेक्टर में ओपन एक्सेस को लागू करने की व्यवस्था की गई है। ओपन एक्सेस का क्या मतलब है? ओपन एक्सेस से मतलब है कि ग्राहकों को अपनी पसंद की बिजली उत्पादन कंपनी से बिजली खरीदने की सहूलियत होगी। इसके तहत प्रतिस्पर्धी दर तय करके बिजली खरीदी जा सकेगी। साथ ही नए नियम में यह भी तय किया गया है कि ओपन एक्सेस का फायदा उठाने वाले व्यक्ति पर अतिरिक्त सरचार्ज को धीरे धीरे कम कर दिया जाएगा तथा एक्सेस प्रदान करने की तारीख से 4 साल के भीतर इसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। फिलहाल बिजली वितरण कंपनीज यानी डिस्कॉम द्वारा उन ग्राहकों पर ओपन एक्सेस शुल्क लगाया जाता है जो किसी अन्य स्रोत से बिजली खरीदते हैं। हालांकि इन शुल्कों को केंद्रीय बिजली मंत्रालय द्वारा सीमित कर दिया गया था, मगर डिस्कॉम ने इसके बाद अतिरिक्त सरचार्ज जैसे लगाना शुरू कर दिया। इसके अलावा अभी कई राज्यों की बिजली नियामक एजेंसियों ने ओपन एक्सेस के लिए काफी ज्यादा शुल्क तय कर रखा है। नए नियम में इन सभी दूसरे शुल्कों जैसे एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजने की लागत, ट्रांसमिशन लागत या अन्य संबंधित शुल्कों को कम रखने की व्यवस्था की गई है। हालांकि यहाँ इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि बिजली संयंत्रों को उनकी बिजली की पूरी कीमत मिले तथा बिजली खपत करने वाले बड़े उद्योगों को उचित कीमत पर बिजली मिले। ऐसे में अगर राज्य सरकारें सब्सिडी देती हैं तो उन्हें बिजली की लागत के आधार पर ही सब्सिडी देनी होगी, यानी डिस्कॉम को उसकी तरफ से वितरित बिजली की पूरी कीमत मिलेगी। इस नियम में बिजली उत्पादन कंपनियों के हितों का ध्यान रखते हुए उत्पादित बिजली की न्यूनतम कीमत तय करने की सीमा तय की गई है। वहीं ग्राहकों के हितों को देखते हुए डिस्कॉम के लिए बिजली के अधिकतम शुल्क भी तय करने की व्यवस्था की गई है। सरकार देश में रिन्यूएबल बिजली उत्पादन की क्षमता बढ़ाकर 5 लाख मेगावाट यानी 500 गीगावाट करने का प्रयास कर रही है। इससे बिजली उत्पादन क्षमता में ताप बिजली की हिस्सेदारी 53% से घटकर 35% हो जाएगी और भारत की कुल बिजली उत्पादन क्षमता मौजूदा 4.28 लाख मेगावाट से बढ़कर करीब 8 लाख मेगावाट हो जाएगी। पहला प्रश्न है, तिब्बतन ब्राउन बियर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में इसकी उपस्थिति सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में बहुतायत में है। तिब्बतन ब्राउन बियर लोक कथाओं में प्रचलित येती है। इसका IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है। उपर्युक्त में से सही कथन चुनिए। केवल 1, केवल 2, केवल 3 या फिर सभी तीनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, हाल में NPCI इंटरनेशनल ने UPI को बढ़ावा देने के मकसद से किस कंपनी के साथ समझौता किया है? अमेजन, गूगल, टेस्ला या फिर माइक्रोसॉफ्ट? पहला सवाल था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व आर्थिक मंच UN की एक विशेषीकृत संस्था है। इसमें भारत से नारायण मूर्ति, अजीम प्रेमजी, आनंद महिंद्रा और रतन टाटा जैसे दिग्गज उद्योगपति शामिल हैं। उपर्युक्त में से गलत कथन या कथनों का चुनाव करना था। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 नहीं 2। सही जवाब है विकल्प सी, दोनों कथन गलत हैं। विश्व आर्थिक मंच एक NGO है। इसमें भारत से मुकेश अंबानी ट्रस्टी के तौर पर शामिल हैं। देश का पहला डार्क स्काई पार्क कहां बनाया गया है? गुजरात, केरल, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश? सही जवाब है विकल्प सी यानी महाराष्ट्र। यूनियन कैबिनेट ने वित्त आयोग को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। क्या है ये फैसला? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने वित्त आयोग के लिए 3 ऑफिसर लेवल की पोस्ट गठित की है। इनमें 2 पोस्ट ज्वाइंट सेक्रेटरी की है और 1 इकोनॉमिक एडवाइजर की। नवगठित पोस्ट वित्त आयोग को उसके कार्यों में मदद मुहैया कराएंगी। केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के तौर पर नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया को नियुक्त किया है। वहीं ऋत्विक रंजनम पांडे को आयोग का सचिव नियुक्त किया है। आयोग अपनी रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2025 तक सौंपेगा। वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत एक संवैधानिक संस्था है। इसे हर 5 साल पर या उसके पहले राष्ट्रपति के द्वारा गठित किया जाता है। आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। इसका काम केंद्र और राज्यों के बीच कुल कर के विभाजन के बारे में सिफारिश करना होता है। राज्यों को दी जाने वाले अनुदान और सहायता के बारे में भी इसके द्वारा सिफारिश की जाती है। इसकी सिफारिशें सलाहकारी प्रवृत्ति की होती हैं, यानी बाध्यकारी नहीं होती। सरकार के ऊपर इन सिफारिशों को लागू करने की कोई बाध्यता नहीं है। वित्त आयोग राजकोषीय संघवाद संतुलन में भूमिका निभाता है। आपको बता दें कि 15वें वित्त आयोग को NK सिंह की अध्यक्षता में गठित किया गया था। इस वित्त आयोग ने राज्यों के लिए केंद्र के टैक्स पूल में से 41% की सिफारिश की थी।
मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने केरल में 2 फ्लैगशिप प्रोग्राम लॉन्च किए। इनमें एक है भारत का पहला ग्राफीन सेंटर, इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन, और दूसरा है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन इंटेलिजेंट इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर्स। इंटेलिजेंट इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर्स एक यूनिक फैसिलिटी है। इसे भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय और केरल सरकार ने मिलकर लॉन्च किया है। इसका मकसद है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के दायरे में सेंसर्स का विकास करना। इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन को भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय, केरल सरकार और टाटा स्टील ने मिलकर गठित किया है। इसका मकसद ग्राफीन के क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल और सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी CMET थ्रिशूर इन सेंटर्स के लिए टेक्निकल पार्टनर हैं। ये सेंटर ग्राफीन सुपर कैपेसिटर, ग्राफीन कंडक्टिंग इंक्स, ग्राफीन एल्यूमिना सिरेमिक्स, सॉयल मॉइस्चर सेंसर जैसे उत्पादों पर काम कर रहा है। आपको बता दें कि ग्राफीन कार्बन का एक 2D अपरूप है। दरअसल प्रकृति में कार्बन कई रूपों में पाया जाता है, जिसे कार्बन के अपर रूप कहते हैं। इसमें कार्बन के अणुओं की सिंगल लेयर हेक्सागोनल लैटिस में अरेंज्ड रहती हैं। ग्राफीन के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशंस कई क्षेत्रों में हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोमेडिकल, डिफेंस और अल्ट्रा सेंसिटिव सेंसर्स शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में इसका प्रयोग सुपर कैपेसिटर्स, टच स्क्रीन, बेटर एनर्जी स्टोरेज में किया जाता है। बायोमेडिकल में ग्राफीन का प्रयोग टारगेटेड ड्रग डिलीवरी में किया जा सकता है। पर्यावरणीय मॉनिटरिंग के लिए ग्राफीन के जरिए अल्ट्रा मॉनिटरिंग सेंसर्स बनाए जाते हैं। आपने न्याय की देवी की प्रतिमा देखी है। आपने देखा होगा कि न्याय की देवी के एक हाथ में तराजू होता है और दूसरे हाथ में एक तलवार। इसके साथ ही आंखों पर पट्टी बंधी होती है। आंखों पर पट्टी समता का प्रतीक है, यानी आंखें इसलिए बंद हैं ताकि न्याय करते समय कोई भी भेदभाव ना हो। लेकिन व्यवहार में ऐसा होते दिखता नहीं। कुछ पोजीशंस यानी पद ऐसे होते हैं जहां पर कानून प्रायर अप्रूवल की बात करता है। दरअसल आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक स्प्लिट वर्डिक्ट दिया है। मतलब ये कि 2 जज जिनका पॉइंट ऑफ व्यू एक ही बात पर अलग अलग है। यह मामला था चंद्रबाबू नायडू पर स्किल डेवलपमेंट स्कैम केस में FIR को रद्द करने का। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के जज अनिरुद्ध बोस और बेला M त्रिवेदी का रुख अलग अलग है। जस्टिस बोस का कहना है कि CID यानी क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को राज्य सरकार से प्रायर अप्रूवल की जरूरत थी। वहीं जस्टिस त्रिवेदी का मानना है कि प्रायर अप्रूवल जरूरी है, लेकिन केवल ऐसे मामलों की तफ्तीश में जो 2018 के बाद घटित हुए हैं। हमारे लिए प्रायर अप्रूवल के इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। साल 2003 में दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 को संशोधित किया गया था। इस एक्ट से CBI जैसी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को शासित किया जाता है। इसकी धारा 6A के मुताबिक प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत किए गए अपराधों की जांच के लिए केंद्र सरकार से अप्रूवल लेना होगा। यदि ये जांच ज्वाइंट सेक्रेटरी से ऊपर के अधिकारी के खिलाफ की जा रही है। फिर साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इस जरूरत को रद्द कर दिया था। इसके बाद साल 2018 में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 की धारा 17A में एक प्रावधान इंट्रोड्यूस किया गया। इसके मुताबिक अगर कोई लोक सेवक अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए इस एक्ट के तहत अपराध करता है तो जांच से पहले केंद्र या राज्य सरकार या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूवल लेना होगा। इस प्रावधान को लेकर सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नाम के NGO ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया था कि ऐसे प्रावधान भ्रष्टाचार में इजाफा ही करेंगे। ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में अभी लिस्टेड है। ग्लोबल वार्मिंग से प्रकृति को इंसानी सोच से कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा है। दरअसल नेचर जर्नल में एक रिसर्च छपी थी। इसके मुताबिक हाल के दशकों में ग्रीनलैंड से पिछले अनुमान से कहीं ज्यादा आइस मेल्ट हुई है। इसने साल 2002 से तकरीबन 20% से ज्यादा समुद्र के जलस्तर में वृद्धि करने में योगदान दिया। पिछले अनुमानों के मुताबिक बीते दशकों में ग्रीनलैंड आइस शीट से 5000 गीगा टन तक आइस लॉस्ट हुआ है। हालिया रिसर्च से एक दूसरी तस्वीर भी सामने आई है। USA के शोधकर्ताओं ने 2,40,000 ग्लेशियर टर्मिनल पॉइंट्स की सैटेलाइट इमेजेस का प्रयोग करके आंकड़े जारी किए हैं। इसके मुताबिक पिछले दशकों में ग्रीनलैंड के हर ग्लेशियर से आइस थिनिंग हुई है। ग्लेशियर टर्मिनस पॉइंट से मतलब उन पॉइंट से है जहां पर ग्लेशियर समुद्र से मिलते हैं।
शोधकर्ताओं की माने तो ग्रीनलैंड की आइस शीट मौसमी परिवर्तनों के प्रति सबसे ज्यादा सुभेद्य है। सर्दियों में इनमें विस्तार यानी एक्सपेंशन होता है, तो गर्मियों में ग्लेशियर रिट्रीट यानी सिकुड़ जाते हैं। ग्लेशियर रिट्रीट से मतलब ग्लेशियर्स के सिकुड़ने या आकार में कमी आने की प्रक्रिया से है। ऐसा तब होता है जब ग्लेशियर से बर्फ के पिघलने की मात्रा बर्फ के एक्यूमुलेशन यानी संचयन की मात्रा से अधिक हो जाती है। आप सोच रहे होंगे कि बर्फ का पिघलना भर चिंता का विषय कैसे हो सकता है। दरअसल बढ़ते वैश्विक तापमान से बर्फ पिघलेगी। बर्फ के पिघलने से ताजा पानी समुद्रों में जाएगा और समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा। इससे कई आइलैंड कंट्रीज डूब सकती हैं। इसके साथ ही बर्फ के पिघलने से आया ताजा पानी समुद्री धाराओं के सिस्टम से छेड़छाड़ करेगा, जिससे पृथ्वी में कई जगह भीषण बारिश हो सकती है और कई जगह भीषण सूखा पड़ सकता है। शहर डूब जाएंगे, खेत खलिहान बर्बाद हो जाएंगे। इससे खाद्य सुरक्षा संकट, बड़े पैमाने पर विस्थापन और मानवीय संघर्ष जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि ग्रीनलैंड का 80% भाग बर्फ से ढका है। यह दुनिया का सबसे बड़ा नॉन कॉन्टिनेंट आइलैंड है, जो कि आर्कटिक और अंटार्कटिक महासागरों के बीच में है। ग्रीनलैंड डेनमार्क के तहत एक ऑटोनोमस कंट्री है। पहला प्रश्न है, भारत का पहला ग्राफीन सेंटर कहां स्थित है? महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, संघ और राज्यों के बीच वित्तीय वितरण किसकी सिफारिशों के आधार पर होता है? वित्त आयोग, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग या फिर सरकारी आयोग? पहला प्रश्न था, तिब्बतन ब्राउन बियर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में इसकी उपस्थिति सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में बहुतायत में है। तिब्बतन ब्राउन बियर लोक कथाओं में प्रचलित येती है। इसका IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है। उपर्युक्त में से सही कथन को चुनना था। केवल 1, केवल 2, केवल 3 या फिर सभी तीनों कथन सही हैं। सही जवाब है विकल्प सी, यानी केवल तीसरा कथन सही है। दूसरा प्रश्न था, हाल ही में NPCI इंटरनेशनल ने UPI को बढ़ावा देने के मकसद से किस कंपनी के साथ समझौता किया है? अमेजन, गूगल, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट। सही जवाब है विकल्प बी, यानी गूगल। कभी कभी आपके दो बेहद नजदीकी दोस्तों में झगड़ा होता है। आप किसी भी एक का साइड नहीं ले पाते। यहां दोनों में से कौन सही है कौन गलत, इसे छोड़ दीजिए, लेकिन अपने ही दो नजदीकी दोस्तों में से किसी एक को चुनना मुश्किल होता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी हमारे आसपास के रिश्तों के जैसे ही होते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया ऐसे ही दो धड़ों में बंट गई थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया इतनी तेजी से बदली कि उसका राजनीतिक नक्शा ही बदल गया। इस बदलते नक्शे से शक्ति संतुलन की जगह दो धड़ों ने ले ली, पूंजीवाद और साम्यवाद। इस बटी हुई दुनिया में कुछ देश ऐसे भी थे जिन्होंने किसी भी पक्ष को नहीं चुना। वे देश गुटनिरपेक्ष देश कहलाए। भारत इन्हीं देशों का अगुवा था। आप सोच रहे होंगे कि आज हम इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं। दरअसल गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 19वां सम्मेलन युगांडा में आयोजित किया जा रहा है। भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर इसमें हिस्सा लेने युगांडा की राजधानी कंपाला पहुंचे हैं। सम्मेलन 2 दिन चलने वाला है। इसके जरूरी आउटकम्स पर हम डिटेल में बात करेंगे। आज हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में जानेंगे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन को अंग्रेजी में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यानी नाम कहते हैं। इसके लिए प्रचलित शब्द नाम ही है। जैसे कि हमने पहले ही बात की कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध हमारे आपसी रिश्तों के जैसे ही होते हैं। नाम के अस्तित्व में आने की कहानी भी ऐसी ही 3 दोस्तों की फ्रेंडशिप से शुरू हुई थी। इन दोस्तों में शामिल थे युगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्रोज टीटो, भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इजिप्ट के गमाल अब्देल नासिर। इन 3 नेताओं ने 1956 में एक मीटिंग की। इस मीटिंग में इन्हें इंडोनेशिया के सुकर्णो और घाना के क्वामे नक्रुमाह का समर्थन मिला। इन 5 नेताओं को नाम के संस्थापकों के तौर पर जाना जाता है। नाम का पहला सम्मेलन साल 1961 में बेलग्रेड में आयोजित हुआ। इसके पहले सम्मेलन में 25 मेंबर स्टेट्स ने हिस्सा लिया। वक्त के साथ इसके सदस्यों की संख्या में इजाफा हुआ है। जब पहली बार नाम का सम्मेलन हुआ तो कुछ कंडीशंस डिसाइड की गई थी कि कौन से देश इसमें शामिल हो सकते हैं। जैसे हम अपनी पार्टी के लिए कोई थीम डिसाइड करते हैं कि इस कलर के कपड़े पहनने हैं या पार्टी प्रॉप्स में क्या लेकर आना है। नाम में शामिल होने के लिए कुल 5 आधार निर्धारित किए गए। क्या थे वे 5 आधार? ऐसे देश जो किसी सैनिक गुट के सदस्य ना हों, ऐसे देश जिनकी भूमि पर किसी देश के सैनिक अड्डे ना हों, ऐसे देश जिन्होंने किसी महाशक्ति के साथ संधि ना की हो, ऐसे देश जो उस समय चल रहे स्वतंत्रता आंदोलनों का समर्थन करते हों और ऐसे देश जो स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करते हों। अब बात करते हैं नाम की आइडियोलॉजी की। अंतर्राष्ट्रीय जानकार कहते हैं कि नाम क्या है ये बताना कॉम्प्लेक्स है, लेकिन नाम क्या नहीं है ये बहुत क्लियर है। नाम आइसोलेशन और न्यूट्रलिटी यानी तटस्थता नहीं है। आइसोलेशन से मतलब होता है दुनिया के मामलातों से खुद को बिल्कुल अलग थलग करके रखना।
ये पॉलिसी यूएसए की विदेश नीति में 1787 से लेकर पहले विश्व युद्ध तक दिखाई देती है। वहीं गुटनिरपेक्ष आंदोलन के देशों जैसे भारत ने शांति और स्थायित्व के लिए युद्धों में मध्यस्थता यानी मीडिएशन किया। वहीं न्यूट्रलिटी यानी तटस्थता से मतलब होता है युद्ध से बाहर रहने की नीति। वहीं नाम के देश न केवल युद्ध में इन्वॉल्व रहे बल्कि वे युद्ध को रोकने के लिए भी प्रयास करते रहे। ये तो हुई नाम की बात। 19वां सम्मेलन खत्म होने पर हम इसके आउटकम्स पर भी आपसे बात करेंगे, आपसे साझा करेंगे। साल 1901 का दिन था। एक बच्चा अपने भाई के साथ महाराष्ट्र के कोरेगांव स्टेशन पर खड़ा था। स्टेशन से बैलगाड़ी वाले ने उन्हें ले जाने से इनकार कर दिया। दोगुने पैसे देने पर वो इस बात के लिए राजी हुआ कि 9 साल का वो बच्चा और उनके भाई बैलगाड़ी चलाएंगे और वो पैदल उनके साथ चलेगा। इस घटना ने उस बच्चे को एहसास दिलाया कि वो इस देश में अछूत मानी जाने वाली जाति में पैदा हुआ है। ये बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। डॉक्टर अंबेडकर भारत में अछूत मानी जाने वाली जातियों के सबसे बड़े पैरोकार बने। 2024 में इन्हीं BR अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण आंध्र प्रदेश में किया गया है। इसे स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस नाम दिया गया है। 20 जनवरी 2024 से प्रतिमा पब्लिक के लिए ओपन हो जाएगी। 206 फीट ऊंची ये प्रतिमा अंबेडकर की दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमा है। यहाँ दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू से कंफ्यूज नहीं होना है। वो गुजरात के केवड़िया में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ही है। डॉक्टर अंबेडकर एग्जाम में इतिहास, राजव्यवस्था और थिंकर्स के तौर पर हर लिहाज से जरूरी हैं। वे भारतीय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। डॉक्टर अंबेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने थे। हिंदू कोड बिल पर मतभेद को लेकर उन्होंने 1951 में अपने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। बाबा साहेब को भारतीय संविधान का पिता, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ये संविधान निर्माण की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को तत्कालीन मध्य प्रांत के महू छावनी, जो कि अब मध्य प्रदेश में है, महार जाति में हुआ था। हिंदू धर्म में मौजूद अस्पृश्यता के सिद्धांत से व्यथित होकर अक्टूबर 1956 में उन्होंने हिंदू धर्म को त्याग दिया और नागपुर में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु हो गई। इस दिन को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। महाड़ सत्याग्रह डॉक्टर अंबेडकर की अगुवाई में 20 मार्च 1927 को हुआ था। यह सत्याग्रह महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के महार स्थान पर हुआ था। हजारों की संख्या में अछूत कहे जाने वाले लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में सार्वजनिक तालाब चावदार में पानी पिया। साल 1920 में उन्होंने मूक नायक अखबार निकाला। उनकी कुछ प्रमुख किताबों में बुद्धा और कार्ल मार्क्स, द बुद्धा एंड हिज धम्म, प्रॉब्लम ऑफ रूपी, द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट हु वर द शूद्रास और व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स शामिल हैं। उन्होंने 1930 से 1932 तक लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लिया। 1932 में उन्होंने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए, जिसमें वंचित वर्गों के लिए अलग निर्वाचक मंडल बनाने के विचार को हटा दिया गया। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, जो दलितों की शिक्षा और संस्कृति को बढ़ाने के लिए थी। चलिए अगली खबर देखते हैं। आपको अपने स्कूल के वो दिन याद हैं जब स्कूल जाने के बाद ट्यूशन भी जाना होता था। अच्छे मार्क्स लाने के लिए ट्यूशन ज़रूरी है, ये बात हमारे दिमाग में फिट कैसे हुई, जबकि ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षक किसी स्कूल में पढ़ा ही रहे होते हैं। इस देश के वाशिंदे मोटी फीस वसूलने वाले स्कूल से सवाल क्यों नहीं करते कि स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन क्यों नहीं दी जाती। आज के दौर में हम बच्चों को स्कूल बाद में भेजते हैं, पहले उनके लिए ट्यूटर या किसी कोचिंग में ट्यूशन ज़रूर शुरू करा देते हैं। फिर हम कोटा जैसे शहर से आत्महत्याओं की खबरें भी सुनते हैं। एनसीआरबी के आंकड़े आत्महत्या से मरने वालों में स्टूडेंट्स की बड़ी संख्या दिखाते हैं। आखिर कौन जिम्मेदार है इन सब का? इस देश की सरकारें जो आज़ादी के 75 सालों से ज़्यादा बीत जाने के बावजूद स्कूली शिक्षा में सुधार नहीं कर सकें, या माता पिता जो बच्चों से दुनिया की रेस में सबसे आगे हो जाने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, या इस देश के बाशिंदे जो अपने नुमाइंदों से शिक्षा व्यवस्था पर सवाल नहीं करते, या वो बच्चे जो इस व्यवस्था की खामियों को देखकर ऊंचे पदों पर पहुंचते हैं लेकिन सुधार का कोई कदम नहीं उठाते, जिससे उनकी आने वाली पीढ़ियां इन समस्याओं से दो चार ना हों। हाल ही में देश के शिक्षा मंत्रालय ने इस दिशा में एक जरूरी कदम उठाया है। शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग सेंटर्स के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। इसके मुताबिक कोचिंग सेंटर्स 10वीं पास कर चुके और कम से कम 16 साल की उम्र पूरी कर चुके विद्यार्थियों को ही
कोचिंग सेंटर में दाखिला दे सकते हैं। इसके अलावा कोचिंग सेंटर्स को प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे नीट, जेईई में भ्रामक मार्क्स और रैंक्स के दावे करने से भी प्रतिबंधित किया गया है। इसके अलावा कोचिंग सेंटर्स के लिए रजिस्ट्रेशन को जरूरी बनाया गया है। जो कोचिंग सेंटर्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं उन्हें भी गाइडलाइंस आने के बाद 3 महीने के भीतर दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इन गाइडलाइंस को लाने के पीछे की वजह है विद्यार्थियों में बढ़ते आत्महत्या के मामले और कोचिंग सेंटर्स में अपनाए जा रहे टीचिंग मेथड। गाइडलाइंस का अनुपालन इंश्योर करने के लिए सरकार ने 1 लाख रुपए तक का फाइन या फिर रजिस्ट्रेशन के कैंसिलेशन तक को प्रस्तावित किया है। इसके अलावा कोचिंग सेंटर्स कम से कम ग्रेजुएशन पूरी कर चुके ट्यूटर को ही हायर कर सकेंगे। आपको बता दें, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। इसे 42वें संविधान संशोधन के जरिए समवर्ती सूची में रखा गया था। समवर्ती सूची में होने का मतलब है कि इस पर राज्य और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। लंबे वक्त से वैश्विक स्तर के कई बड़े संगठन 2030 तक भारत के दुनिया के तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की बात कर रहे हैं। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने आने वाले 5 सालों में भारत के विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का दावा किया है। कई मायनों में ये दावे सच के बहुत करीब हैं। दरअसल बीते साल भारत की अर्थव्यवस्था ने जिस तरह की ग्रोथ दिखाई है उसने सभी को चौंकाया है। यहां तक कि घरेलू नीति नियंता भी आश्चर्य में थे। जहां एक तरफ दुनिया के विकसित देश मंदी से निपटने की नाकाम कोशिश कर रहे थे, भारत ने 7% की दर से ग्रोथ रेट दिखाई। ऐसा सिर्फ बीते साल से नहीं हुआ, बल्कि कोविड महामारी के वक्त से ही वैश्विक निवेशक चीन का विकल्प तलाश रहे हैं। भारत इन विकल्पों में सबसे ऊपर है। अगर वैश्विक निवेशक भारत के इस पोटेंशियल को समझ चुके हैं तो भारत फंडिंग हासिल कर सकता है, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी कमी है। हालांकि वैश्विक निवेशकों की कुछ चिंताएं भी हैं, जिनमें से 3 चिंताओं को मॉर्गन स्टैनले नाम के इन्वेस्टमेंट बैंक ने हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट में हाईलाइट किया था। पहली चिंता है औसतन भारतीय द्वारा कम खर्च किया जाना। हम जानते हैं कि भारत के पास एक बड़ी जनसंख्या है, लेकिन अर्थव्यवस्था में ये बड़ी जनसंख्या तभी असेट बनेगी जब खर्च करे। गरीब जनसंख्या या पैसे न खर्चने वाली जनसंख्या निवेशकों को आकर्षित नहीं करती। भारत में प्राइवेट कंजम्पशन डिमांड लंबे वक्त से कमजोर है। कोविड के बाद से देखा गया है कि या तो लोगों की सेविंग खत्म हो गई या फिर उन्होंने अपने खर्चों में कमी कर दी। दूसरी चिंता है निजी क्षेत्र की कंपनीज का उत्पादक क्षमताओं में निवेश। जब कोई कंपनी अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता को बढ़ाने के लिए खर्च करती है तो उसे इन्वेस्टमेंट डिमांड कहा जाता है। भारत की जीडीपी में ये 30% की हिस्सेदारी रखती है। भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर निवेशकों को यही डाउट है। दरअसल कोई कंपनी किसी प्रोडक्ट या सर्विस को लॉन्च ही तब करेगी जब कंज्यूमर डिमांड होगा। भारत में इस मामले में कंज्यूमर डिमांड वीक है। तीसरी चिंता है आरबीआई के द्वारा ब्याज दरों को कम न किया जाना। लंबे वक्त से आरबीआई ब्याज दरों में कटौती नहीं कर रही। अब जब ब्याज दर कम होती है तो बिजनेस के लिए लोन लेना आसान होता है, सस्ता लोन मिलता है। ऐसे में हाई इंटरेस्ट रेट नेगेटिव रोल प्ले करते हैं। आपको बता दें कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्रय शक्ति समता में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर काबिज है। पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू, जोसेफ ब्रोज टिटो, गमाल अब्देल नासिर संस्थापक सदस्य थे। सोशल जस्टिस स्टैच्यू का निर्माण आंध्र प्रदेश में किया गया है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान स्थित है छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना या फिर ओडिशा? पहला सवाल था, भारत का पहला ग्राफीन सेंटर कहां स्थित है? महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक? सही जवाब है विकल्प बी यानी केरल। अगला प्रश्न था, संघ और राज्यों के बीच वित्तीय वितरण किसकी सिफारिशों के आधार पर होता है? वित्त आयोग, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग या फिर सरकारी आयोग? सही जवाब है विकल्प ए यानी वित्त आयोग। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।